हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी अमित मलिक। तो आज हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इसमें हम आज बेसिक्स पढ़ेंगे। तो बेसिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। जो इनकम टैक्स चार्ज करने की जो पावर दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 जिसमें 7th शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल में हमें दो लिस्ट दी गई है। मैं दोबारा लिख देता हूँ। 7th शेड्यूल में हमारे पास दो लिस्ट आती है। एक होती है हमारी यूनियन लिस्ट, एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट। यूनियन और स्टेट। जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है टू मेक लॉ ऑन इनकम टैक्स। और स्टेट लिस्ट को क्या पावर दिया? स्टेट लिस्ट को हमें पावर दी गई है कि टू मेक लॉ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। इसमें जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर हम दोबारा देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के अंदर 7th शेड्यूल में हमें ये दो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है और स्टेट लिस्ट में हमारे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू मेक लॉ रिगार्डिंग इनकम टैक्स एंड एग्रीकल्चरल टैक्स। ये हमारा कि ये हमारा ये हमने जो पढ़ा, ये पावर पढ़ी है कि पावर कहाँ से आई है गवर्नमेंट के पास। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला सोर्स आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये हमारा सबसे मेन एक्ट है, मेन सोर्स है सबसे। सेकंड होता है हमारा इनकम टैक्स रूल्स। रूल बेसिकली क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स को। रूल्स क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स एक्ट को। थर्ड आता है हमारा एनुअल फिनांस एक्ट। ये हर साल क्या होता है, एक फिनांस एक्ट आता है
जिसमें सारी अमेंडमेंट्स होती हैं, रेट्स जो होते हैं वो रेट्स लिखे जाते हैं कि इंडिविजुअल पे क्या रेट लगेगा या कंपनीज पे क्या रेट लगेगा, तो सारे हमारे एनुअल फिनांस एक्ट में आते हैं। थर्ड होता है हमारा सर्कुलर्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या करते हैं? सर्कुलर्स, बस पहले तो ये देखिए सर्कुलर क्या करते हैं। सर्कुलर हमें क्लैरिफिकेशन देते हैं, अगर किसी भी सेक्शन में हमें कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए सर्कुलर्स आते हैं। और जो नोटिफिकेशंस होती हैं वो कुछ भी अगर अमेंडमेंट करनी है हमें किसी भी सेक्शन में, तो उसके तहत वो क्या करते हैं, नोटिफिकेशंस इशू करती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एक लास्ट सोर्स होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजंस। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजंस, ये क्या होते हैं? कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है, अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई भी प्रोविजन समझ नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन है, तो उसके रिगार्डिंग अगर वो कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है, तो उस पर जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसीजन लेती है उनको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डिसीजन। ओके, तो हमने भी एक बेसिक्स पढ़ा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 246 के अंदर 7 शेड्यूल है जिसमें 2 लिस्ट दी गई हैं। एक है हमारी यूनियन लिस्ट, एक है हमारी स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर करती है टू मेक लॉ रिगार्डिंग इनकम टैक्स, और जो स्टेट लिस्ट होती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है टू मेक लॉ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास सोर्सेज क्या क्या होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के। इनकम टैक्स एक्ट के पास हमारे पास सोर्सेज होते हैं, इनकम टैक्स एक्ट हो गए, इनकम टैक्स रूल्स हो गए, एनुअल फिनांस एक्ट जो आते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन क्या होता है इनकम टैक्स के लिए। तो इसके लिए हमारा आता है सबसे पहले सेक्शन नंबर 4, जो क्या बोलता है, चार्जिंग सेक्शन। अगर इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन जो है वो है सेक्शन 4, जो बोलता है कि इनकम टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। एवरी असेसमेंट के लिए इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। और क्या होता है, इट इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन। और जो पर्सन की जो डेफिनेशन है वो दी गई है हमारे सेक्शन 231 में। पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दी गई? सेक्शन 231 में। अच्छा, किसके ऊपर लगता है? इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पे इनकम टैक्स चार्ज होता है। तो ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन। और किस रेट से लगता है? जो भी फिनांस एक्ट में रेट लिखे गए हैं, यानी टैक्स इज levied at the rate prescribed by finance finance act। इनकम टैक्स चार्जिंग सेक्शन क्या है?
सेक्शन 231, सॉरी सेक्शन 4 हमारा क्या है, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 4 हमारा चार्जिंग सेक्शन है। इस चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट इट के लिए चार्ज होता है, और ऑन एवरी पर्सन, और पर्सन की डेफिनेशन क्या है हमारी 231, और किस पे चार्ज होता है, टोटल इनकम पे चार्ज होता है। और किस रेट से होता है, जो फिनांस एक्ट में जो भी रेट प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो भी रेट प्रिस्क्राइब किए हैं फिनांस एक्ट में, उस रेट से चार्ज होता है। ओके, इसमें हम एक दो छोटी छोटी चीजें और पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर होता है एक तो 12 मंथ का पीरियड होता है। इट इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। क्या 12 मंथ से कम भी होता है, नो, इट इज ऑलवेज ये क्या होता है, 12 मंथ का होता है। अच्छा, कब से कब स्टार्ट होता है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड एंड कब होता है ये, 31 मार्च। हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये पीरियड होता है 12 मंथ का, 12 महीने का एक पीरियड होता है, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, एंड होता है 31 मार्च का। अच्छा, अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर भी देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर से प्रीसीडिंग ईयर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the असेसमेंट ईयर। इसको और सिंप्लीफाई हम ऐसे कर सकते हैं, ट्वेंटी फाइव। अगर ये हमारा असेसमेंट ईयर है, तो ये होगा हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या बोलेंगे, 23 से 24। असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, 24 से 25। इसको सिंपली ऐसे भी बोलते हैं 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। जो भी इनकम हमने इस प्रीवियस ईयर में अर्न किया, ये ईयर होता है हमारा इनकम अर्न करने का, सॉरी इनकम अर्न करने का, और ये होता है हमारा टैक्स असेसमेंट ऑन अर्न इनकम। जो भी इनकम हमने अर्न किया उस पर टैक्स असेस होता है हमारा असेसमेंट ईयर में, और जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसमें हम इनकम अर्न करते हैं। तो डिफरेंस होता है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब क्या प्रीवियस ईयर भी 12 मंथ्स का होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्रीवियस ईयर भी हमारा 12 मंथ्स का हो, तो
इट इज एक, इसको मैं ऐसे लिख दूं, प्रीवियस ईयर मे बी ऑफ 12 months और 12 महीने का भी हो सकता है, उससे कम कैसे, और उससे कम का भी हो सकता है। ये कैसे होगा? ये ऐसे हो सकता है कि सपोज करो अगर कोई भी नई कंपनी बनी है या पार्टनरशिप फॉर्म बनी है, वो मिड ऑफ द प्रीवियस ईयर बनी हुई है, किसी भी डेट पे बनी हुई है। सपोज करो यहाँ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कोई, तो इस कंपनी के लिए जो प्रीवियस ईयर होगा वो ये होगा। सपोज करते हैं 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, तो इस कंपनी के लिए प्रीवियस ईयर जो होगा वो होगा दिस वन, यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च 24, यानी 6 महीने, 6 मंथ का प्रीवियस ईयर होगा। और असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ का होता है, जो प्रीवियस ईयर के बाद होता है। तो आई होप ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर आपको समझ में आए होंगे। अब हम कुछ टैक्स रेट्स पे चलते हैं कि टैक्स रेट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, कौन कौन पर्सन कहलाता है। यानी किस किस को इनकम टैक्स ने कवर कर रखा है। तो पर्सन में सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे कोई लड़का लड़की हो गए, जो नेचुरल पर्सन है इंडिविजुअल। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। AOP, BOI। AOP BOI क्या होते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसमें तो ओनली नेचुरल पर्सन रहेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल आ रहा है। और इंडिविजुअल क्या होता है? हमारे नेचुरल पर्सन होते हैं। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी आ सकता है। पर्सन मींस कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, AOP, BOI, कुछ भी हो सकता है पर्सन इसमें, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन में ये सारे आते हैं। और इंडिविजुअल ये होते हैं हमारे ओनली नेचुरल पर्सन। इसमें कंपनीज भी आ जाती हैं, इसमें पार्टनरशिप फर्म भी आ जाती है, इसमें कंपनीज भी हो गई, पार्टनरशिप फर्म भी हो गई, इसमें ट्रस्ट भी आ जाती हैं, एटसेट्रा। तो पर्सन्स की डेफिनेशन में हमारे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनीज, आर्ट। और अगर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं कि पर्सन, इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन क्या लिखी गई है, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा 231 सेक्शन, जो बात करता है डेफिनेशन ऑफ पर्सन की। इसमें सबसे पहले कौन आते हैं हमारे? इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी। लास्ट होता है आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। लोकल अथॉरिटी मीन्स जैसे DD हो गया हमारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनीज, फर्म, AOP, BOI। ये हमारी डेफिनेशन होती है पर्सन्स की एज पर सेक्शन 231। अब हम बेसिक्स रेट्स की बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स में कितने टाइप के रेट होते हैं हमारे। इनकम टैक्स में जो रेट्स होते हैं, रेट ऑफ टैक्स,
रेट ऑफ टैक्स। एक होता है हमारा जनरल टैक्स रेट, एक होता है हमारा स्पेशल टैक्स रेट। जनरल जो टैक्स रेट होता है वो हमारा लिखा रहता है फिनांस एक्ट में, और जो स्पेशल टैक्स रेट होता है वो हमारा किसमें है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो रेट ऑफ, दो टाइप के रेट ऑफ टैक्स होते हैं, जनरल टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट। जनरल जो हमारा एनुअल फिनांस एक्ट आता है उसमें लिखे रहते हैं, स्पेशल टैक्स रेट हमारा जो मेन सोर्स है इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसमें लिखे रहते हैं। आइए पर्सन वाइज देखते हैं कि टैक्स रेट्स क्या क्या होते हैं। हमने सबसे पहले पर्सन उठाते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल देखते हैं सबसे पहले। इंडिविजुअल के लिए जो बेसिक टैक्स रेट्स होते हैं वो हमारे होते हैं कि अप टू टोटल इनकम जो है अप टू रुपीज 2.5 लाख है तो इस पे होता है हमारा नील। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है अप टू 5 लाख है तो 5%। अबव 5 लाख है अप टू 10 लाख तो होता है हमारा 20%। अबव 10 लाख है तो ये होता है हमारा 30%। ये हमारे क्या है, टैक्स रेट्स हैं इंडिविजुअल्स के लिए। अच्छा, इंडिविजुअल में भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये कौन सा इंडिविजुअल है, ये रेजिडेंट भी है प्लस नॉन रेजिडेंट, दोनों है, दोनों इंडिविजुअल शामिल हैं इसमें। रेजिडेंट भी प्लस नॉन रेजिडेंट भी। ओके, अब इंडिविजुअल देखा जाए अब हम रेजिडेंट की बात करेंगे ओनली। हमने देखा कि इंडिविजुअल चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के लिए रेट सेम है। अब हम बात करते हैं सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल की, यानी रेजिडेंट इंडिविजुअल को दो पार्ट में बांटा गया। जिनकी एज 60 और मोर है बट लेस देन 80 ईयर है, और दूसरी कैटेगरी का जिनकी एज 80 ईयर या उससे ज्यादा है। तो ये होते हैं हमारे सीनियर सिटीजन, ये होते हैं हमारे सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन ओनली रेजिडेंट, इनके लिए कुछ टैक्स रेट में छूट की गई है, यानी कुछ बेनिफिट दिया गया है। वो भी कौन से वाले, रेजिडेंट ओनली, सॉरी कौन से इंडिविजुअल्स, वो भी रेजिडेंट, ओनली रेजिडेंट। यानी अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो हमारा 60 से ज़्यादा या 80 से ज़्यादा है, तो उसके लिए ये वाले ही टैक्स रेट लगेंगे, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। बट रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यानी जो भारत के इंडिविजुअल है, अगर वो 60 से ज़्यादा 80 से ज़्यादा, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन दी गई है टैक्स रेट्स में। वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं
फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब एज 60 or more but less than 80। इनके लिए क्या टैक्स रेट है? अगर टोटल इनकम टीआई टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख तो कोई टैक्स नहीं, मोर देन 3 लाख अप टू 5 लाख तक है तो 5%, मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख तो 20%, मोर देन 10 लाख तो 30%। ये सीनियर सिटीजन का रेट है इंडिविजुअल, यानी रेजिडेंट। मैं लिख देता हूँ रेजिडेंट ओनली। अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है वो सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन मीन जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा है बट 80 साल से कम है, तो उनके लिए टैक्स रेट जो है वो है अप टू 3 लाख। कुछ भी टैक्स नहीं देना। अगर 3 लाख से ज्यादा है बट 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से ज्यादा बट 10 लाख तक है तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं उनको एग्जाम्पशन जो मिलती है वो 2.5 लाख में मिलती है, यानी इनको 50,000 का बेनिफिट दिया गया है इसमें। उधर 2.5 लाख तक की होती है और इधर 3 लाख की है, तो इधर 50,000 का इनको बेनिफिट दिया गया है। 50,000 के एक्स्ट्रा इनको एग्जाम्पशन दे दी गई है। ओके, अब हम देखते हैं फॉर सुपर सीनियर सुपर सीनियर मतलब जिनकी एज 80 ईयर या मोर है, मोर देन या इक्वल टू 80 ईयर। उनके लिए क्या, अगर टोटल इनकम रुपीज 5 लाख तक है अप टू तो नील, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख तो 20, मोर देन 10 लाख तो 30%। यानी इनमें 5% वाला कोई भी क्राइटेरिया या रेट नहीं है। सीधा अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि जो हमारे सुपर सीनियर होते हैं 80 ईयर और मोर, उनके लिए बस ये दो रेट, ये हमारे सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ये दो रेट जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स रेट्स थे, अभी के लिए इतना ही। बाकी आगे सरचार्ज है, फिर स्पेशल टैक्स रेट्स हैं, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए थैंक यू।